कल हमने डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल और करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा कंपोनेंट करेंट अकाउंट। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो इन दो कंपोनेंट के अंदर ही डिवाइड होंगे। करंट अकाउंट के अंदर नंबर वन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट था यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर और जो तीसरा कंपोनेंट है, मैंने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर सर्विसेज में केवल फैक्टर सर्विसेज कंसीडर किए, केवल फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो करंट अकाउंट ये तीन कैटेगरी में डिवाइड है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि करंट अकाउंट केवल दो में ही डिवाइड है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नंबर सेकंड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। और इसके अंदर सर्विसेज में दो बना दूंगा मैं, एक तो फैक्टर और दूसरी नॉन फैक्टर सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने भी बोरोइंग्स होंगी, जितने भी बोरोइंग्स हैं, इंडिया वाले बाहर से पैसा बोरो करें। अब पैसा बोरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर से हमें कंसेशनल रेट पे या फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, या फिर हम बाहर वालों को लोन दे रहे हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के लोग इंडिया के अंदर कर रहे हैं, चाहे एफआईआई के फॉर्म में चाहे एफडीआई के फॉर्म में। इसके बाद जितने भी एनआरआई के डिपॉजिट हैं, जितने भी एनआरआई के डिपॉजिट हैं, एक एनआरआई, मैं एनआरआई की बात करूं, एक एनआरआई जिन्हें बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडिया का मतलब सिटीजन तो इंडिया का ही है, सिटीजन इंडिया का है लेकिन रह बाहर रहा है, रिजाइड आउटसाइड इंडिया, रिजाइड आउटसाइड इंडिया उन्हें बोलते हैं एनआरआई। अब एक एनआरआई दो वे में इंडिया के अंदर पैसा पहुंचाता है, या फिर इंडिया के अंदर कैश का इनफ्लो एनआरआई की वजह से दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक पहला जो कैटेगरी है, जब एनआरआई अपनी फैमिली के लिए पैसा ट्रांसफर करेगा, एक व्यक्ति बाहर गया, इंडिया के बाहर पैसा कमाने, जॉब करता है बाहर यूएसए में, यूएसए में। अब वो वहां पर जो भी इनकम जनरेट करता है वो इंडिया में अपनी फैमिली के पास भेजता है। तो इसका मतलब फैमिली की भी इनकम है, लेकिन ये है यूनिलेटरल ट्रांसफर से जनरेट हुई इनकम। तो ये आएगा करेंट ट्रांसफर के अंदर, या तो करंट ट्रांसफर कह सकते हैं या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर कह सकते हैं। ये आएगा करेंट ट्रांसफर के अंदर या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर। और जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं ये कंपोनेंट हैं करंट अकाउंट के, जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं ये कंपोनेंट हैं करंट अकाउंट के। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है, यदि एनआरआई इंडिया में डिपॉजिट्स करता है, इंडिया में पैसा जमा करा रहा है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। वो कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हमने एनआरआई डिपॉजिट वाला
कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है। यदि एनआरआई पैसा भेजता है अपनी फैमिली को, वो करंट ट्रांसफर की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मिलेंगे, जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मिलेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? आज मैंने एक बड़ी मशीन, जो मशीन मैंने परचेज की है यूएसए से, जो मैंने मशीन परचेज की है यूएसए से, ये बहुत बड़ी मशीन है। इसका मुझे पेमेंट करना है फ्यूचर में, इसका मुझे पेमेंट करना है फ्यूचर में। तो जितना भी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का पेमेंट होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का जितना भी पेमेंट होगा, मैंने आज कोई एसेट परचेज किया यूएसए से, उसका पेमेंट मैंने आज नहीं किया, वो मैं पेमेंट करूंगा कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मुझे रीपेमेंट करना है। जो मैंने लोन लिया था, मैंने लॉन्ग टर्म वाले लोन कंसिडर कर लिए इस जगह बोरोइंग्स के अंदर, चाहे बोरोइंग इंडिया वाले करें बाहर से या बाहर वाले करें इंडिया से, मैंने लॉन्ग टर्म यहाँ पर कंसीडर कर लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, मैंने कोई एसेट परचेज की है, मेरे पास आज पैसा नहीं था, मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मैंने आज एसेट परचेज की, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पेमेंट नहीं कर पाया, अब मैं उस एसेट का पेमेंट कर रहा हूँ, इस शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो भी आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो भी आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके अलावा जितने भी बैंकिंग कैपिटल है, बैंकिंग कैपिटल का मतलब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं, क्योंकि हमने एक फंक्शन पढ़ा था, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं, इंडिया के अंदर जितनी भी फॉरेन कैपिटल आ रही है, मैनेज करेगी बैंक। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन कैपिटल है, जो फॉरेन कैपिटल है वो मैनेज करती है बैंक। तो ये कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि इससे बैंक के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पर चेंज आता है, बैंक के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पर चेंज आएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है। अब पहले बात करें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। सबसे पहली बात कर रहे हैं करंट अकाउंट के अंदर। अब पहले इंडिविजुअल एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में डील करेंगे, किस ट्रांजेक्शन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। करंट अकाउंट के अंदर पहला ट्रांजेक्शन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मैं अभी बात कर रहा हूं केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, मैंने यहाँ पर सर्विसेज कंसीडर नहीं की है, मैंने बात की है केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स की जगह हम कह सकते हैं मर्चेंडाइज। एक व्यापारी जिन आइटम्स में डील करता है उसे गुड्स भी कह सकते हैं और मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं। स्पेलिंग वापस लिख दूं, मर्चेंडाइज। जितने भी गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, कैश इनफ्लो होगा ड्यू टू एक्सपोर्ट। जितने भी गुड एक्सपोर्ट करेगा, कैश इनफ्लो होगा। और यदि कैश इनफ्लो होता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड ऑन दी
कैश का इनफ्लो है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब भी कैश आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में, ऑर्गेनाइजेशन नहीं इकोनॉमी के अंदर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। और जितने भी हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स के, मर्चेंटाइज के, ड्यू टू इंपोर्ट कैश का होगा आउटफ्लो, कैश का होगा आउटफ्लो और रिकॉर्ड करेंगे ऑन दी डेबिट साइड, रिकॉर्ड ऑन दी डेबिट साइड। डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा यदि गुड्स के ट्रांजैक्शन है तो। मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों में रिकॉर्ड कर लिए, मैंने करंट अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में मैंने डेबिट साइड में कैश का इनफ्लो सॉरी कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया, कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्रेडिट साइड में मैंने कैश का इनफ्लो रिकॉर्ड किया ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन पॉसिबल है, तीन कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन, जो मेरी पहली कंडीशन है, इंपोर्ट इज इक्वल्स टू दी एक्सपोर्ट। पहली कंडीशन हो सकती है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर है, पहली कंडीशन हो सकती है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर है। दूसरी कंडीशन, जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। और तीसरी कंडीशन, जब इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है। ये तीन कंडीशन पॉसिबल है करंट अकाउंट के केवल गुड्स के ट्रांजेक्शन से। यदि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल है इसे बोलेंगे ट्रेड बैलेंस, इसे बोलेंगे ट्रेड बैलेंस। ट्रेड मतलब व्यापार, और व्यापार भी किन का, गुड्स का, और वो भी बैलेंस में है, ट्रेड बैलेंस। अब ऐसे ही इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, या फिर मैं कहूं कैश आउटफ्लो ज्यादा है कैश इनफ्लो कम है, क्योंकि इंपोर्ट करता हूं यदि एक कंट्री के अंदर गुड्स परचेज किए जाएंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो कैश का आउटफ्लो ज्यादा है कैश का इनफ्लो कम है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन आएगी, कोई बता सके, किसी के दिमाग में क्लिक हो रहा हो कि कौन सी कंडीशन आने वाली है। यदि कैश का इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो आएगा ट्रेड डेफिसिट, कुछ कमी है। और यदि इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस। इंपोर्ट को शो करते हैं एम से और एक्सपोर्ट को शो करेंगे एक्स से। तो इफ फर्स्ट कंडीशन इज m is equals to x, import is equals to export, that is considered as a trade balance. If import is more than export, x is more than m, that is considered as trade deficit. If import is less than export, that is considered as a trade surplus. यदि करंट अकाउंट के लिए पहला कंपोनेंट, जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का, सारी बात रिकॉर्ड कर ली है मैंने, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, यदि ये कंडीशन हुई तो क्या कहेंगे, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है तो क्या कंडीशन होगी, उसे क्या कहेंगे। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
या फिर इनविजिबल आइटम? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर इनविजिबल आइटम? सर्विसेज दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है फैक्टर सर्विसेज और दूसरी कैटेगरी है नॉन फैक्टर सर्विसेज। पहली कैटेगरी फैक्टर सर्विसेज और दूसरी कैटेगरी है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज की बात पहली कर चुके हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां से कैश का इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो हो, वो भी सर्विसेज होनी चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली, कि एम्प्लॉयज ने अपनी स्किल्स प्रोवाइड की हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केवल चार ही है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कैपिटल शो करते हैं कैसे? तो जितने भी फैक्टर सर्विसेज से या जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्हें फैक्टर सर्विसेज की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें नॉन फैक्टर सर्विसेज की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन फैक्टर सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, एटसेट्रा। तो यदि ऐसी सर्विसेज से कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो कब होगा? जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट या फिर रेंडर्ड करेंगे। सर्विसेज रेंडर्ड की जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, कैश का इनफ्लो होगा और रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लेकिन यदि हम सर्विसेज रिसीव करते हैं ड्यू टू इंपोर्ट और सर्विसेज रिसीव्ड, इससे होगा कैश का आउटफ्लो और रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। यदि इसका मैं वापस करंट अकाउंट बनाऊं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट। याद रखेंगे डेबिट है, डिनोट करेंगे डी आर से। अब क्यों डिनोट करते हैं ये अपना मैटर नहीं है, इतना दिमाग लगाना क्यों डिनोट कर रहे हैं डीआर से। एग्जाम में ये नहीं आने वाला कि डीआर से डिनोट डिनोट क्यों करेंगे। और ये भी पता लगाना है कि डीआर से डिनोट क्यों करते हैं, तो इसके लिए 11th वाले एक लेक्चर देखना पड़ेगा तुम्हें कि डीआर से ही डिनोट क्यों करते हैं, और क्रेडिट साइड को सीआर से। करंट अकाउंट में यदि हमने सर्विसेज रेंडर्ड किए, कैश इनफ्लो ड्यू टू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और कैश आउटफ्लो ड्यू टू रिसीविंग सर्विसेज, सर्विसेज या फैक्टर हो या नॉन फैक्टर सर्विसेज हो, वापस तीन कंडीशन पॉसिबल है। डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो, मतलब सर्विसेज का इंपोर्ट, सर्विसेज हमने रिसीव किए हैं वो इक्वल है सर्विस रेंडर्ड के। दूसरी, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। हमने जो सर्विसेज रिसीव किए हैं वो ज्यादा किए हैं, रेंडर्ड कम किए हैं। और तीसरी, सर्विसेज रिसीव कम किए हैं, प्रोवाइड ज्यादा किए हैं, रेंडर्ड ज्यादा किए हैं। मतलब कैश इनफ्लो ज्यादा है, कैश आउटफ्लो कम है। तो यहां पर पहली कंडीशन को बोलेंगे इनविजिबल सर्विसेज बैलेंस या फिर इनविजिबल बैलेंसेस।
इस जगह डेफिसिट और सरप्लस, डेफिसिट सर्विस बैलेंसेस, डेफिसिट सर्विस और सरप्लस सर्विसेज, ये वापस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। पहली कैटेगरी में जब सर्विसेज ड्यू टू सर्विसेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज इक्वल, दूसरी कंडीशन व्हेन ड्यू टू सर्विसेज इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, तीसरी कंडीशन ड्यू टू सर्विसेज इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो। ये था दूसरा वाला कंपोनेंट। थर्ड, करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर, अब जितने भी गिफ्ट डोनेशंस होंगे, जितने भी गिफ्ट डोनेशंस होंगे जो इंडिया से यूएसए की तरफ जाएंगे, तो गिफ्ट डोनेशंस या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो इंडिया से यूएस की तरफ जा रहे हैं, कैश आउटफ्लो होगा, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। और जितने भी गिफ्ट डोनेशंस या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर इंडिया को रिसीव हो रहे हैं यूएसए से, यूएसए की तरफ से इंडिया में आ रहे हैं, तो वो होगा कैश इनफ्लो, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। सिंपल, यदि मैं करंट अकाउंट बनाऊं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव किए हैं, और डेबिट साइड में लिखेंगे जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर प्रोवाइड किए। वापस 3 कंडीशन होंगी, दोनों इक्वल है, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट और क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। करंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन कंसीडर करने के बाद, करंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन कंसीडर करने के बाद, मैंने करंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन कंसीडर कर लिए। डेबिट साइड में कैश आउटफ्लो, क्रेडिट साइड में कैश इनफ्लो ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ड्यू टू रिसीविंग सर्विसेज, ड्यू टू यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैश इनफ्लो ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ड्यू टू रेंडरिंग सर्विसेज, ड्यू टू यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे करंट अकाउंट के मैंने ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिख दिए। अब यदि वापस 3 कंडीशन ही पॉसिबल है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है और डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इक्वल, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, इनफ्लो कम आउटफ्लो ज्यादा, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। पहली वाली कंडीशन में करंट अकाउंट बैलेंस में है, बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। दूसरी वाली कंडीशन करंट अकाउंट, अब कैश का आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम है तो करंट अकाउंट डेफिसिट। और तीसरी वाली कंडीशन करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, ये 3 अलग अलग कंडीशन बनेंगी यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो। करंट अकाउंट के अंदर गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलेटरल ट्रांसफर का। गुड्स को बोलते हैं ट्रेड बैलेंस यदि इक्वल है इनफ्लो आउटफ्लो, यदि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है ट्रेड सरप्लस, यदि इनफ्लो इंपोर्ट ज्यादा है
एक्सपोर्ट कम है या फिर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है, उसे बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। इनविजिबल आइटम्स के अंदर मैं दोनों कंसीडर कर सकता हूं, इनविजिबल आइटम्स के अंदर सर्विसेज का और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो वापस, यदि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, डेफिसिट डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल है बैलेंस, और क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है सरप्लस। कैश का इनफ्लो होगा अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, सॉरी कैश का इनफ्लो होता है अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, कैश का आउटफ्लो होगा अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये था ओवरऑल पहला कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कंपोनेंट ये खत्म हो चुका है। कल डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट की और एक्सप्लेनेशन, कैपिटल अकाउंट की और कंपोनेंट।